चलिए, तो इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में एचएचएम में चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पढ़ाए हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट पढ़ा दिए हैं, उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाए थे उसमें डेफिनीशन नहीं लिखवाए थे, तो डेफिनीशन कंटेंट में मैं वहां पर समझा दिया था, डेफिनीशन कंटेंट में मैं दे दूंगा, पीडीएफ में है, ठीक है, जब पीडीएफ ये वाली अपलोड होगी तो उसमें आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड यानी कि जो हम लोग तरल पदार्थ इसमें पढ़ेंगे, तरल पदार्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इसमें तरल पदार्थों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज में जैसे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर दाब का यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है तरल पदार्थों पर, और तरल पदार्थों पर हमारा जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक वेट क्या होता है, यही सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इसी में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसमें लास्ट में न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड। आपको साथ ही साथ हमारे लिखना भी है, ठीक है, हमारे साथ साथ आपको लिखना भी होगा, ठीक है। तो इस पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड, तरलों पर तापमान एवं दाब का प्रभाव। देखिए जो तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हमारे कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया भी है। पहला हमारा जो तरल पदार्थ है वो पहला है गैसियस फॉर्म में यानी कि गैस, और दूसरा जो है वो तरल पदार्थ कौन सा है वो है द्रव यानी कि लिक्विड। तो लिक्विड और सॉलिड पर लिक्विड, अच्छा गैसियस में ही इसमें हमारा वह जो है वाष्प भी आ जाएगा, गैसियस में ही क्या आ जाएगा, वाष्प भी आ जाएगा। तो गैस और लिक्विड जो है ये मिलकर हमारा क्या बनता है, तरल पदार्थ बनता है। ये दोनों होते तरल पदार्थ, और इन गैस और लिक्विड पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा यही हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि गैस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे यहां पर पहला है हमारा हेडिंग गैस या वाष्प सहित है, ये चाहे आप गैस कहिए चाहे वाष्प कहिए। अब इस गैस पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव है, तापमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान यानी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, दाब यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले ले, सपोज दैट आप वाटर ले लीजिए, जल ले लीजिए। जब आप जल को गर्म करते हैं यानी कि तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने की वजह से पानी क्या सॉरी ये तो गैस पढ़ रहे हैं हम, पानी को आपको एग्जांपल देने लगे, वही तो मैं सोच रहा हूं उसमें तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे गैस लीजिए, पानी छोड़ दीजिए, गैस लीजिए, आप गैस में कोई भी गैस ले लीजिए या फिर वाष्प ले लीजिए। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ क्या होंगे, टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं, भाई गैस एक मटेरियल है और ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है मटेरियल, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, काफी पास पास होते हैं, वो जो है दूर भागने लगेंगे। क्या होंगे, दूर भागने लगेंगे। दूर भागने की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जब वो दूर भागेंगे तो यहां पर हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, जैसे कि क्या है, ये हमारा गैस है। अब गैस में क्या होंगे, तमाम तरह के अणु या फिर कण होते हैं, ठीक है, इनसे मिलकर गैस बना होता है। एकदम चिपका नहीं रहता है गैस में अणु, थोड़ा सा दूर दूर रहता है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये और ज्यादा दूर दूर होते चले जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो आयतन है वो बढ़ने लगता है। यानी कि हमारा जो गैस है, जो गैस पदार्थ होता है या फिर वाष्प जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम जो है आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। अब कहेंगे सर तो क्या टेम्परेचर घटाने से क्या वो घट जाएगा, हाँ जी,
यदि आप टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आने लगेगा। जैसे आप उसको और ठंडा करेंगे वॉल्यूम में कमी आएगा। गैस सिलेंडर देखिए भरा होता है, जैसे गैस लोग यूज करते हैं ठंडियों में, ज्यादा टेम्परेचर ठंडी में कम हो जाता है ना, देखिए होंगे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो नीचे जो है सिलेंडर में गैस जमने लगती है। वो जमती है तो इसका मतलब वहां पर वॉल्यूम में कमी होने लगेगी। ठीक है, तो उसको तुरंत गर्म पानी में ले जाके सिलेंडर को रखते हैं तो क्या होता है, उनके अणु फिर दूर दूर भागने लगते हैं। आई बात समझ में? तो तेजी के साथ फिर गैस चलने लगता है उधर। तो टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम में कमी होगी। ठीक, किस पर? गैस पर। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की अगर यहां पर बात करते हैं, अगर आप किसी भी गैस पर प्रेशर यानी दाब लगाते हैं, क्योंकि गैस क्या है आपका, ये कंप्रेसिबल है। गैस क्या है? कंप्रेसिबल है। कल ही बताए थे, अभी कल ही आपको बताए थे कि गैस कंप्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेस होता है, आसानी से इसको दबाया जा सकता है। यानी कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम में कमी आएगी, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जैसे आप दाब लगाएंगे ज्यादा और वॉल्यूम में कमी आता चला जाएगा। प्रेशर को आप डिक्रीज करेंगे, प्रेशर आप कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई संदेह? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको यहां सिंपल ये समझना था कि जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड में सबसे पहले हमने गैस लिया है और गैस पर तापमान और दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वाष्प पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ने लगता है, टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटने लगता है। रीजन बिहाइंड कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगते हैं, जिनकी वजह से इसमें दूरियां बढ़ जाती हैं और ये आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, और घटाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आने लगेगी। इसी तरह से क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाता है। जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, दबाएंगे तो आयतन में कमी आ जाएगी। कभी जरूरी नहीं है कि जो सिलेंडर आप यूज करते हैं 15 किलो गैस आता है, उसमें आप 16 किलो भी भर सकते हैं। क्या होगा, वो वॉल्यूम में कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा वहां पर और फट भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी और प्रेशर घटाने से वॉल्यूम में बढ़ोतरी। ये जेईई में आता है क्वेश्चन, एसएससी जेईई में इससे क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में? जब आप तैयारी करेंगे जेईई की, उसमें इसी से क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिख के आता है। अब इसका डेफिनेशन आप लोग ना हो तो लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, जो आपको बताएं लिख लीजिए कि तापमान बढ़ाने से गैसों का आयतन बढ़ता है, गैसों का आयतन बढ़ता है। ठीक है, और तापमान घटाने से गैसों का तापमान घटाने से गैसों का आयतन घटता है। गैसों का आयतन घटता है। ठीक है, या आयतन बढ़ता घटता है, कम होता है भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट इस लिखिए कि दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाने से गैसों का आयतन घटता है, घटता है, यानी कि कंप्रेशन होने लगता है ना, कंप्रेशन होने लगता है, लिख दीजिए। और तापमान जो है, सॉरी, दाब घटाने से क्या होगा, दाब घटाने से आयतन बढ़ता है, आयतन
बढ़ता है। ठीक है, तो समझ में अब आ चुका होगा, याद भी रहेगा, है ना? क्यों? लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाक से। साथ ही देखिए, पहले समझा रहे तो समझा करिए, जब लिखाने लगा करें तो लिखा करिए। ठीक है, दोनों काम साथ साथ किया करिए हमारे साथ ही साथ, समझाने का अलग टाइम, लिखाने का अलग टाइम, ठीक, साथ ही साथ किया करिए। चलिए, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड, तरलों पर तापमान एवं दाब का प्रभाव। अभी एक तरल पदार्थ बचा हुआ, ये तो गैस। यदि हम यही द्रव की बात करें, यदि हम द्रव की बात करते हैं कि द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा देखिए, द्रव पर, लिक्विड पर, तो लिक्विड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग द्रव पर देखते हैं कि द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, द्रव पर जो टेम्परेचर का प्रभाव है वो बहुत ही नगण्य पड़ता है, बहुत ही नगण्य पड़ता है। आप वैसे भी देखिए, पैन में आप पानी ले लीजिए, गर्म करने लगी पानी को, द्रव है, तो गर्म जब होता है तो बहुत नगण्य प्रभाव पड़ता है, पता नहीं चलता कि पानी के आयतन बढ़ रहा है घट रहा है। वो तो वाष्प बन के जब उड़ेगा तब घटता है, लेकिन ऐसे पे गर्म करने पर वो घटता नहीं है, यानी कि नगण्य परिवर्तन होता है। और इसमें अगर बात करते हैं दाब का, तो दाब ये क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, कैसा है ये, इनकंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल नहीं है, तो बहुत मेहनत से, कठिनाई से दबता है, लेकिन बहुत कम दबेगा, नगण्य एक तरह से दबता है। तो यहां पर लिख लीजिए कि नगण्य परिवर्तन होता है, विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो यहां पर लिखिए इसमें भी, ठीक है। अत्यधिक दाब लगा, यहां पर टेम्परेचर वाला पहले लिख लीजिए कि तापमान में परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से, तापमान में परिवर्तन से भी द्रवों के आयतन में, द्रवों के आयतन में बहुत थोड़ा कमी होती, बहुत थोड़ी कमी होती है, बहुत थोड़ी कमी होती है। बादल बहुत तेज फट रहा है, एकदम समझ लो कि बहुत तगड़ा, एकदम बहुत थोड़ी कमी होती है, बहुत तेज बारिश हो रही है इलाहाबाद में, आयतन में बहुत थोड़ी कमी होती है, यहां तक हमें चमक रहा है, कमी होती है, ठीक है। इसलिए दाब परिवर्तन, इसलिए दाब परिवर्तन, इसलिए दाब परिवर्तन, इसलिए दाब परिवर्तन से द्रवों के आयतन, द्रवों के आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन होता है, ठीक है। तो तापमान में परिवर्तन से भी द्रव के आयतन में बहुत थोड़ी कमी होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे द्रव पर, विशेष कोई परिवर्तन बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं कि कुछ नहीं होता, ठीक है। अब दाब की अगर बात करते हैं इस पर, तो दाब का भी इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिखिए अत्यधिक, क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है ना, इनकंप्रेसिबल होता है, कल ही बताए थे, इसीलिए अत्यधिक दाब, अत्यधिक दाब लगाने से द्रवों के आयतन में, द्रवों के आयतन में बहुत थोड़ी कमी होती है, कमी होती है। इसलिए दाब परिवर्तन से, इसलिए दाब परिवर्तन से, दाब परिवर्तन से द्रवों के आयतन में, द्रवों के आयतन में
नगण्य परिवर्तन होता है। इसको नोट करिए फटाक से। तो द्रव पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब और तापमान और दाब का, तापमान और दाब का विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा गैस पर प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंक्रीज करेगा, घटाएंगे तो घटेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो घटेगा वॉल्यूम। ये जेई में क्वेश्चन पूछता है, इससे नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? सोनू, सूरज, अंशिका आज नहीं आई हैं, और लोग भी नहीं आए। अभी सबको फोन करना है, जितने लोग एडमिशन लिए हैं, जो लाइव नहीं आ रहे हैं क्लास करने, उनसे पूछा जाएगा क्यों लाइव क्लास वो नहीं कर रहे हैं, या उनको जानकारी नहीं है, लाइव नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए एक वीडियो बनाना है, ऐप अपडेट हो जाए बस, क्योंकि कुछ फंक्शन चेंज होने वाला है, तो इसलिए। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं, घनत्व। घनत्व आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? घनत्व, डेंसिटी, मास डेंसिटी, या फिर इसको स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं हम लोग। घनत्व क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोला जाता है, मास डेंसिटी बोला जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका अगर देखेंगे ना, तो इसका दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन में क्या है कि चाहे आप मास अपन वॉल्यूम कह दीजिए डेंसिटी को, तो एक डेफिनेशन इसी से बन जाएगा मास अपन वॉल्यूम से, या तो आप इसी को इकाई आयतन के रूप में बोलिए। क्या बोलिए? मास अपन वॉल्यूम है, ये क्या लिख दिया हूं मैं, मास अपन वॉल्यूम बोलिए। ठीक है, डायरेक्टली इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है? आपका डेंसिटी कहलाता है। यम क्या है आपका? मास। यम क्या है? मास, यानी कि द्रव्यमान। अभी मत लिखिए, अभी मैं लिखवा दूंगा। वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। और डेंसिटी को हम लोग जो है रो से दिखाते हैं, तो रो इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली डेफिनेशन में कि द्रव्यमान या मास तथा वॉल्यूम के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी या मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी मटेरियल का इकाई आयतन में जितना मास होता है, उस मटेरियल का वही क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, चाहे डेफिनेशन ये वाला लीजिए चाहे वो वाला लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए ये वाला, दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए कि किसी मटेरियल के या किसी पदार्थ के या मटेरियल के इकाई आयतन, मटेरियल के इकाई आयतन, इसमें न्यूमेरिकल है, इससे इकाई आयतन में जितनी मास या द्रव्यमान होती है उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है। घनत्व कहलाता है। ठीक है, या फिर आप एक डेफिनेशन वो वाला लिख सकते हैं जो मास अपन वॉल्यूम वाला, वही बात है, दोनों घुमा, चाहे इस तरह बोलिए चाहे उस तरह बोलिए। लिखिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि मास एवं आयतन यानी कि वॉल्यूम के अनुपात को
डेंसिटी कहते हैं, या वॉल्यूम का अनुपात डेंसिटी कहलाता है। वॉल्यूम का अनुपात डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान या मास, अच्छा इसका फार्मूला लिख लीजिए, इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। रो इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर लिखिए कि मास इसमें क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, यम क्या है, द्रव्यमान, और वी क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन। अब जरा देखिए, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, यदि इसकी यूनिट बात करेंगे तो एसआई में इसकी यूनिट यहां पर अगर हम लोग देखें, किसमें, एसआई में अगर यूनिट देखते हैं, यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट अगर देखेंगे एसआई में देखते हैं, एसआई सिस्टम में, एसआई में देखते हैं तो रो की यूनिट जो है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगी, या फिर न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मास किलोग्राम में जाएगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब में जाएगा एसआई में। और यही अगर एमकेएस में हम लोग देखते हैं, ठीक है, मैट्रिक वाले में, तो ये हमारा जो है रो इज इक्वल टू किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इंटू एम की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, ज्यादातर एसआई मात्रक में ही रहता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये देखिए, जो ये मास अपान वॉल्यूम है, अगर आपको इसको थोड़ा सा देखना है कि हमारी ये डेंसिटी आखिर हम कैसे इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें, इसको समझना है। जैसे हम ये कहें कि ये गिलास है, ठीक है, पानी है, पी लेते हैं। एक गिलास है और इस गिलास में जो है पानी हम भरेंगे तो द्रव जाएगा इसमें। तो जब द्रव इस गिलास में जाएगा तो इसका आयतन हम फिक्स कर देते हैं। इसका आयतन क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि इसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, इसका आयतन मान के चलिए, और इसमें हम लोग पानी भरें और पानी पूरा का पूरा भर जाए, पानी क्या हो, पूरा का पूरा भर जाए। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लो कि इसमें पानी पूरा भर देते हैं तो इसका मतलब कि मास टोटल, अच्छा, उस जो पानी भरेंगे उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, और जितना इसमें भरा, इसका जिस पात्र में भरा हुआ है उस पात्र का आयतन निकाल लेते हैं, और जब भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डेंसिटी। सपोज दैट कि जो ये मास है, ये मास क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे हम क्या भरते हैं, मान लीजिए कि हम लोग किसी लकड़ी का, लोहे का गुटका ले लें, लोहे का अगर गुटका हम लोग लेते हैं तो काफी ठोस होता है। जब ठोस रहेगा तो उसी आयतन में ही ज्यादा मास होगा, उतने ही आयतन में ज्यादा मास होगा, और पानी क्या होगा, कम मास होगा। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी लोहे की ज्यादा होगी, है ना। जितना सॉफ्ट होगा उतना उसकी डेंसिटी कम होगी, जितना गठीला होगा, ठोस होगा, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आई बात समझ में, एकदम ठेठ भाषा में समझिए। अब जरा यहां पे समझिएगा कि हम लोग अगर यहां पर ये देखें कि अलग अलग मटेरियल का, लो नोट कर लिए, ये नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, तब हम लोग अलग अलग मटेरियल का लिखवा देते हैं, क्योंकि ये जो है ना आगे आके आएगा भी। ये फार्मूला याद होना चाहिए, मास अपान वॉल्यूम। हो गया, चलिए अब लिखिए यहां पर जो है अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिख लीजिए, हाँ, अलग अलग मटेरियल के लिए लिख लीजिए
तो टेबल एक बना लीजिए आप लोग, एक टेबल बना लीजिए ऐसे, ठीक है, एक टेबल ऐसे बना लीजिए और टेम्परेचर पर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर पर ये लिखेंगे हम लोग, एक तरफ हम लोग यहां पर नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से नाम लिख लेंगे और इधर टेम्परेचर हो गया और इधर घनत्व हो गया, ठीक है। तो यहां पर जरा देखिए, ये हमारा क्या है, द्रव है यानी कि लिक्विड है, और उसके बाद यहां पर हमारा तापमान हो जाएगा, तापमान जो है ये पर डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और घनत्व तो है यहां पर हमारा डेंसिटी, घनत्व तो यानी कि डेंसिटी है ये, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रहेगी, ठीक है, रो। जैसे हमारा शुद्ध जल, जो आप शुद्ध जल पीते हैं, शुद्ध जल की अगर यहां पर बात करें हम, तो ये 15 डिग्री टेम्परेचर पर, 15 डिग्री टेम्परेचर पर, डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 999 रहेगा इसका, ठीक है, 999 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। शुद्ध जल, अगर शुद्ध जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, आप लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर जल के लिए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे आप नीचे जल को लेके जाते हैं, जल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। 4 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो जल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर यूनिट से फिर से बता दीजिए, यूनिट से फिर से बता दें, कहां से, ये वाला देखिए, रो अपान मास अपान वॉल्यूम हो गया। यूनिट एसआई में, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अगर यूनिट देखेंगे तो मास हमारा किलोग्राम में हो जाएगा और वॉल्यूम किस में, मीटर क्यूब में, तो किलोग्राम अपान मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, रो इज इक्वल टू किलोग्राम अपान मीटर क्यूब हो जाएगा एसआई में, ठीक। उसको किलोग्राम को चेंज करेंगे अगर, तब ये न्यूटन इंटू न्यूटन में ले जाने की कोशिश करेंगे अगर किलोग्राम को, तो न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एमकेएस में रो इज इक्वल टू, ये एमकेएस पद्धति है, मीटर किलोग्राम सिस्टम, वो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति में तो रो इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर की पावर 4 होगा, ठीक है। ज्यादातर आपको यही यूनिट जरूरत पड़ती है, यही यूनिट याद कर लीजिए बस, ये यूनिट आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप आगे आ जाइए, जो ये आपको बता रहे हैं द्रव लिक्विड शुद्ध जल, अगर 15 डिग्री टेम्परेचर पर देखेंगे तो इसका जो डेंसिटी है वो 999 आएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, टेम्परेचर जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो हमारा यहां पर जो इसकी डेंसिटी आएगी वो 1000 आएगी। ध्यान रहे किसी भी जल का, चाहे जल ही तो है ही है, 4 डिग्री से अगर हम टेम्परेचर नीचे लेके जाते हैं तो जल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, 4 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे तो जल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है, और इसकी जरूरत भी पड़ेगी आगे चल के आपको, इसीलिए बता रहा हूं, याद होना चाहिए आपको, स्टार मार्क कर लीजिए, ये यूनिट ये वाला डेंसिटी याद होना चाहिए, शुद्ध जल वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। समुद्री जल की अगर बात करते हैं, जो समुद्र जल की जल देखते होंगे खारा होता है, समुद्री जल अगर 15 डिग्री पर ही ये ज्यादातर इसमें देखेंगे इसके भी, तो ये वाला आपका जो है 1020 हो जाएगा, 1020। पारा तो याद होगा, आप लोग को फिजिक्स में पढ़े होंगे, पारे का डेंसिटी अधिक होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी 15 डिग्री रहेगा, और पारा का होगा 13,558, 13,558, ठीक है। 13,600 भी कुछ लोग पढ़ते हैं, 13,600 भी कुछ लोग पढ़ते हैं, 13,558, ठीक है, पारे का। और उसके बाद फिर आपका मिट्टी का तेल,
आजकल मिलता नहीं है मिट्टी का तेल। मिट्टी का जो तेल है कैरोसिन ऑयल जो होता है, कैरोसिन ऑयल, ये भी 15 डिग्री पर इसका जो है 790 से 820 होगा। ठीक है। और पेट्रोल, जो ये पेट्रोल है, पेट्रोल जानते होंगे आप लोग, बाइक वगैरह में भरवाते होंगे, ये भी 15 डिग्री टेम्परेचर पे 630 से 780 होगा। देखिए ये वाला तो आप लोग अक्सर देखते भी होंगे, जब तेल भरवाने जाएंगे पेट्रोल पंप पर तो वहां पर आप देखेंगे लिखा रहता है, जहां पे पैसा बताता है उधर लीटर बताता है, तो वहीं नीचे देखेंगे डेंसिटी लिखा रहता है पेट्रोल या डीजल का। जो पेट्रोल पंप पर जब आप जाएंगे तो वहीं पर दिखेगा, तो डेंसिटी वहां पर लिखा रहता है 725, 740, 730, इस तरह से उसमें लिखा रहता है। तो इसी के बीच रेंज रहना चाहिए डेंसिटी का। ठीक है, आई बात समझ में? पेट्रोल की जो डेंसिटी है इसी के बीच रहनी चाहिए, नहीं है तो समझिए पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है। एल्कोहल, एल्कोहल जानते हैं आप लोग, एल्कोहल जानते हैं, ठीक है। 15 डिग्री पर ये जो है 790 होता है, 790। एल्कोहल ऐसा द्रव है, लिक्विड है कि ये कम से कम बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर जब लेके जाएंगे तभी जमेगा, नहीं जल्दी जमता नहीं है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल जानते होंगे। चलिए आगे बात कर रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में क्या होता है ना, जैसे बहुत सारी पेट्रोलियम आते हैं, तेल आते हैं ना, मोबिल वगैरह इस तरह से। हाँ, तो पेट्रोलियम का जो है आपका 20 डिग्री पर ये जो है आपका 790 से 1000। ठीक है। ग्लिसरीन भी लिख लीजिए, ग्लिसरीन, 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 ग्लिसरीन का 0 डिग्री टेम्परेचर पर रहता है 1200। सबसे ज्यादा आपका यही यूज होगा, शुद्ध जल वाला और पारा वाला। पारा वाला जो है कहीं कहीं पर जो है 13,600 लोग इसको जो है लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर लोग पारे को। तो ये क्या है, हमारी डेंसिटी होती है। ठीक है, देखिए जैसे आपने अभी तक क्या देखा, डेंसिटी देखा तो मास अपान वॉल्यूम, उसी तरह से सेम स्पेसिफिक वेट भी होता है। हम लोग जो स्पेसिफिक डेंसिटी यहां पर पढ़ रहे हैं, यही सेम चीज स्पेसिफिक वेट होता है। जहां पर हम लोग मास अपान वॉल्यूम कर रहे हैं, वहीं वेट अपान अगर वॉल्यूम करेंगे, ठीक है, यानी कि भार और जो है वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वह स्पेसिफिक वेट कहलाता है। ठीक है, भार और वॉल्यूम का जो अनुपात है, यानी हम कह सकते हैं कि इकाई भार, इकाई आयतन में जितना भार होता है वही उस मटेरियल का क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वेट, यानी कि एकांक भार कहलाता है या आपेक्षिक भार कहलाता है। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं, इसको नोट हो गया। सभी लोग क्लास प्रॉपर वे में रहा करिए। आप लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं कहाँ है, छूट जाएगा ना तो फिर वो समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा वीडियो देखेंगे परेशान होंगे। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें स्पेसिफिक वेट, आपेक्षिक भार। तो अभी बताए ही जस्ट कि किसी भी मटेरियल का इकाई आयतन में जितना भार होता है उस मटेरियल का आपेक्षिक भार कहलाता है, या फिर कह सकते हैं वेट अपान, यानी कि भार और वॉल्यूम यानी कि आयतन के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक भार कहते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज है। तो लिखिए किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार, किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार, पदार्थ या मटेरियल का
आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार, भार उस मटेरियल के इकाई आयतन, उस मटेरियल के इकाई आयतन, इकाई आयतन यानी कि यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन, यूनिट वॉल्यूम का भार होता है, भार होता है, इसे वेट डेंसिटी भी कहते हैं, इसे भार घनत्व या वेट डेंसिटी भी कहते हैं, वेट डेंसिटी भी कहते हैं। या फिर एक डेफिनीशन और आप इसका लिख सकते हैं, इसका एक डेफिनीशन और लिख सकते हैं, एक डेफिनीशन वही वाला लिख लीजिए कि, लिख लीजिए वही वाला कि, लिखिए किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के भार यानी कि वेट, भार यानी कि वेट एवं आयतन का अनुपात यानी कि वॉल्यूम का अनुपात, वॉल्यूम का अनुपात, वॉल्यूम का अनुपात, अनुपात, वॉल्यूम का अनुपात स्पेसिफिक वेट कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। ठीक है, हाँ, इसे स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला लिख लीजिए कि स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W यानी कि वेट अपान वॉल्यूम, वेट अपान वॉल्यूम। इसमें जो W है ये क्या है, भार है, और ये क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट देखेंगे आप, यदि इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई में क्या हो जाएगी, जरा लिखिए, एसआई में यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर, एसआई में, एसआई में इसकी यूनिट हो जाएगी W इक्वल टू, एसआई में स्मॉल w इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब, और MKS में जो इसकी यूनिट है, क्योंकि यहां पर जो वेट है, भार है, वो SI में न्यूटन हो जाएगा तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और MKS में किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, F मतलब फोर्स होता है, किलोग्राम फोर्स KGF अपान या मीटर क्यूब। वो KGF मूवी वाला नहीं, KGF मूवी वाला नहीं, KGF लगा रहता है इनटू में, तो F क्या है, फोर्स होता है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब, SI में न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, हाँ, नोट कर लिए। देखिए हो गया, तो एक चीज और बता दें, स्पेसिफिक, इसको हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं, या आपेक्षिक भार, या फिर एकांक भार भी इसको बोलते हैं, एकांक भार भी बोला जाता है, यानी कि यूनिट वेट भी बोलते हैं। जितने नाम हैं सब लिखते जाइए, जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है,
जितने नाम है सब लिखते जाइए, जरूरत पड़ेगी आगे। हाँ चलिए, ये तो हो गया आपका। थोड़ा सा यहां पर ये देखिए, जैसे यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, कभी कभी इस यूनिट को लोग चेंज कर देते हैं, कभी कभी इस यूनिट को जो है लोग ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ग्राम पर सीसी भी लिखते हैं डेंसिटी को। आई बात समझ में? किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल देते हैं। ये ग्राम पर सीसी को क्या बोलते हैं? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? कहीं कहीं पर लोग लिखते हैं, जब आप सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम लोग सॉइल की डेंसिटी निकालते हैं, मृदा की, मिट्टी की, तब वहां पर हम लोग डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। ठीक है, तो वही है, बस किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदल देंगे। बाकी जो यूनिट बदलेगा बढ़ेगा वो कट जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगा, गुणा जितने का करेंगे। ठीक है, जैसे किलोग्राम से ग्राम में लेके जाएंगे तो यहां पर क्या है, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, और मीटर से सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो यहां पर भी 1000 का गुणा करना पड़ेगा। काम खत्म, दोनों 1000 कट जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था आपका जो है यहां तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन देखेंगे। ठीक है, अभी दूसरी क्लास लेनी है आपकी, क्योंकि जरूरी है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज को खत्म करना है, नहीं तो इसको तो आज करा ही देते हैं। यही ले लें क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज फिर पढ़ लिया जाएगा, तो रिलेशन भी आज हो ही जाए। चलो आज ये रिलेशन भी कर लो, इसी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।